नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ सब टॉपिक्स जो आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो हम रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर हम रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन को वन डायमेंशनल फॉर्म में चेंज करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। हम सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल को ग्राफ से भी समझेंगे। कंप्लीट स्टेशनरी वेव फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ना है, क्योंकि हम ऑलरेडी एंगुलर पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम रेडियल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर ही हमें कंप्लीट स्टेशनरी वेव फंक्शन मिलेगा। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। किस तरीके से आर डिस्टेंस पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा रेडियल वेव फंक्शन का, एंड व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक्स वी विल स्टडी फर्दर, है ना। जो हम अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समझ में आई बात। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ाई थी, और इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, है ना। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारी जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी उसको हम 3 पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। एक तो होता है हमारे पास रेडियल पार्ट, एक होता है हमारे पास क्या पोलर पार्ट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एजीम्यूथल पार्ट, ठीक है। तो ये होता है। तो हम एजीम्यूथल पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन भी देख चुके हैं इक्वेशन का। हम पोलर पार्ट का सॉल्यूशन भी देख चुके हैं, है ना। और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, है ना। एंगुलर वेव फंक्शन, या इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है ना। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, ठीक है ना। और एजीम्यूथल पार्ट जो होता है हमें मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देता है ना। पोलर पार्ट हमें क्या देता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देता है, ठीक है। और रेडियल पार्ट हम जानेंगे हमें क्या देता है, टोटल क्वांटम नंबर देता है n। तो इसलिए है ना हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन बनता है वो क्या बनता है NLM से हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास रेडियल पार्ट होता है और हमारे पास एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम रेडियल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आई बात। हालांकि सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे हम रेडियल इक्वेशन का, वो मैं आपको हाइड्रोजन एटम जब पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन निर्भर करता है पोटेंशियल पर, है ना। तो डिफरेंट पोटेंशियल के लिए डिफरेंट रेडियल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आज हम रेडियल इक्वेशन को डीपली पढ़ना है, समझ में आई बात। तो जो रेडियल पार्ट था स्क्रोडिंजर इक्वेशन का इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमारे पास था, ठीक है। तो आप ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने एंगुलर पार्ट जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली थी, L+1। L क्या हमारे पास यहाँ पर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो L का वैल्यू जब मैं इसमें यहाँ पे रखूँगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन सिंपली क्या बनेगी, देखो मेरे पास 1/r, है ना, dr r², ये हो गया, प्लस के 2μ r² में h²। देखो ये मैं ना माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास पहले आ जाएगा, ये माइनस के VR हो जाएगा, है ना। लैम्डा को भी मैं इधर लेकर आ जाता हूँ, है ना, सिंपली। तो मैं जब लैम्डा को इधर लेकर आऊँगा तो मैं क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लैम्डा लिखना पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात। और ये मैं R की जब मल्टीप्लाई कर दूंगा चारों तरफ तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। कोई डाउट है तो देखो, जब मैं ये बाहर भी 2μ में बाहर लूँगा ना तो नीचे मुझे यहाँ पे 2μ है और h² लिखना पड़ेगा। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, L+1 होती है। तो इसी यहाँ पे जब मैं L+1 वैल्यू लिखूँगा तो मेरे पास सिंपली इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आई बात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो रेडियल इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब द रेडियल पार्ट वेव फंक्शन का। स्वाभाविक सी बात है, रेडियल पार्ट डिस्क्राइब करेगी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ में। और क्या देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा एंड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ बाउंड स्टेट इन द सिस्टम। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो एट आर डिस्टेंस, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल के, है ना, क्या प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की, समझ में आए। और आर डिस्टेंस पर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मान लो n=1 सेल में है, या n=2 सेल में है, n=3 सेल में। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल से भी डिटरमाइन करता है ना, बाउंड स्टेट के। समझ में आई बात, ठीक है। दिस इज व्हाट द रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन की। अब इस रेडियल स्क्रोडिंजर इक्वेशन को हम ना फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया, हमने क्या किया, चेंज ऑफ वेरिएबल। तो हमने UR = ये, तो ये हमने एज्यूम किया। आप कहोगे ये ही एज्यूम क्यों किया, तो हम इसको, मैं अब जब बाउंड्री कंडीशन पढ़ाऊंगा ना आपको इसी में, तो उसमें क्लियर हो जाएगा,
ठीक है ना, समझ में आई बात। तो देखो ये एक नया रेडियल फंक्शन हो गया है ना, तो इसको हमने एज्यूम किया है। अब देखो ध्यान से, तो मैं जब इसको मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली मेरे पास क्या है, यही तो है ना, समझ में आई बात। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, डी आर बाई ये, ठीक है ना। देखो 1/r एज इट इज़ लिखा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया है ना। अब फिर मैंने u एज इट इज़ लिखा, 1/r का क्या होगा, -1/r², ठीक है। तो डी आर तो मेरे पास ये आ गया। अब यदि मैं देखो दोनों साइड क्या कर दूँ, r के स्क्वायर के मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों, देखो मुझे ये फॉर्म बनानी है ना, ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो जब मैं r के मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपली देखो क्या मिलेगा, r मिलेगा यहाँ पे, और ये r² कट जाएगा, तो मेरे पास सेकेंड फॉर्म मेरे पास ये मिलेगी, ठीक है ना, समझ में। अब इसी का मुझे क्या करना है, r² dr/dr इज इक्वल टू, इसी का क्या करना है, देखो मुझे फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो तो r एज इट इज हो जाएगा, इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब की बार क्या करना है, r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, du/dr एज इट इज हो जाएगा, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये कट गया, तो सिंपली ये बचा मेरे पास, ठीक है। तो इसी को हम पुट करेंगे, तो देखो इस पूरे फॉर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, r d² में ये, समझ में आया। तो देखो हम जब लिखेंगे इक्वेशन, हमारे पास क्या बनेगी, ये हो गया प्लस के 2 म्यू r² अपॉन में h², ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो ये मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, -h² l+1 2 म्यू r², और ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, r इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली हमें क्या करना चाहिए, है ना, तो r से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब r से डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ पे r बचेगा ना, तो r बचा मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास ब्रैकेट में सारी चीज़ है इट इज, तो r यहाँ है और कैपिटल R ये है ना, ये तो r ही तो बचा था, इसको हम u लिख सकते हैं, तो ये हो गया, समझ में। तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट। तो ये इक्वेशन किसको रिजेंबल करती है, यदि आप ध्यान से देखो, ये 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन ही तो है ना, 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जहाँ पर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, ऐसे ही तो होता है ना। यदि आप इसको ध्यान से देखो, उसको थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो इस इक्वेशन को मैं कॉमनली क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास एक अफेक्टिव पोटेंशियल आ गया है ना, ये क्या पोटेंशियल है मेरे पास, ठीक है। अब ये टर्म क्या, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो d² ये प्लस 2 म्यू अपॉन में h² e माइनस के v इफेक्टिव, ठीक है। तो ये 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन ही तो है। अब देखो चाहो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, -h² अपॉन में 2m du/dr², ठीक है, समझ में आई बात, और e माइनस के v, और ये आ गया मेरे पास u/²। यही तो होती है स्क्रोडिंजर इक्वेशन हमारे पास, ऐसे ही तो लिखते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंजर इक्वेशन में बदल गई, जहाँ पर हमारे पास अफेक्टिव पोटेंशियल कितना है, ये है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझते हैं, अफेक्टिव पोटेंशियल है क्या। अब देखो जो ये एडिशन, देखो ये तो हम जानते हैं भाई, हमारे पास सिमेट्रिक पोटेंशियल है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम सेंट्रल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये एक एडिशनल टर्म उसमें आ रही है। अब ये क्या है ना, इसको हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से समझना है। तो जो एडिशनल टर्म है ना, इसको सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल या सेंट्रीफ्यूगल बैरियर बोलते हैं, है ना, और इट अराइजेस ड्यू टू द नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम। देखो एल का वैल्यू यदि जीरो होगा तो टर्म आएगी नहीं, लेकिन एल का वैल्यू है ना, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से ये टर्म आ रही है, समझ में आई बात। तो वो क्यों, इतना तो समझ गए होंगे, लेकिन इसको सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल या सेंट्रीफ्यूगल बैरियर क्यों कहा गया, अभी कैसे नाम पड़ा इसका, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है या सेंट्रीफ्यूगल बैरियर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इसको ना क्लासिकल मैकेनिक्स से समझ सकते हैं, जहाँ पर जो टोटल रेडियल फोर्स हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल की सेंट्रल पोटेंशियल में क्या होती है ना, हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के, यही तो होता है फोर्स, हम ऐसे तो लिखते हैं सिंपली, ठीक है। यदि मैं इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूँगा r के रेस्पेक्ट में, देखो मेरे पास माइनस के dv/dr आएगा, है ना, देखो ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, हम जानते हैं, देखो क्वांटम मैकेनिक्स में जो पोटेंशियल, देखो ये मेरे पास 2 हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो हमने ना यहाँ पे मास जो है अलग अलग हो गया, है ना, तो ये म्यू है ना, मास ऑफ पार्टिकल, m नहीं है, आपको ध्यान हो मैंने बताया था, हम ml और ml में मास में कन्फ्यूजन ना हो इसमें, और इसलिए हमने मास की जगह म्यू लिखा था, है ना, समझ में आई बात। तो ये ध्यान रखना, तो ये लिखते वक्त मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास जो ये एंगुलर मोमेंटम है ना, हम क्वांटम, देखो ये है क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे तो लिखते हैं, l² इज इक्वल टू h² l+1 ऐसे लिखा जाता है ना, समझ में आई बात। लेकिन ये क्वांटम, ये क्या क्वांटाइज्ड ही तो है
ऑपरेटर फॉर्म में हम ऐसे तो लिखते हैं जब ऑपरेट करता है वेव फंक्शन पर, समझ में। तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटाइज्ड होता है एल का वैल्यू 0 1 2 3, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमें सिंपली एल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या लिखेंगे, इसको एल स्क्वायर ही तो लिखना पड़ेगा, 2 म्यू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल स्क्वायर 2 म्यू तो कांस्टेंट होगा, आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो माइनस है ना बाहर, तो प्लस हो जाएगा और ये मेरे पास एल स्क्वायर म्यू आर क्यूब आ जाएगा, है ना। 1/r स्क्वायर का क्या होगा, -2/r क्यूब, 2 से 2 कट गया, समझ में बात। अब एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जानते हैं mvr होता है ना, समझ में। सिंपली रखेंगे, काट देंगे, तो ये मेरे पास सिंपली ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या मास है और ये क्या वी स्क्वायर है और ये क्या अपॉन में आर। तो ये तो हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है ना। अब कैसे पता चला सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल है, देखो ये पहले वाली टर्म माइनस आ रहा है ना, तो अट्रैक्टिव है, और ये टर्म क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल में क्या होता है, ये सॉरी फोर्स हो गया ना, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, है ना। और ये पॉजिटिव आ रहा है, और यानी बाहर की तरफ चीज़ भाग रही है ना। जब फोर्स पॉजिटिव होता है तभी तो रिपल्सन होता है, समझ में आया ना क्या कह रहा हूँ। तो ये टर्म क्या है, रिपल्सन का काम कर रही है, तो टर्म इसलिए टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा mv स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना, हम एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड तो लिखते हैं, इसी वजह से ना इसको ऐसे लिखा गया, h कट स्क्वायर अपॉन में l+1 अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर, समझ में आया। यहाँ पे सिंपली एल स्क्वायर नहीं आता, क्वांटम मैकेनिक्स में तो क्वांटाइज्ड होगा ना, इसलिए इसी वजह से l+1 लिखा गया एंगुलर मोमेंटम को। तो ये टर्म सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो दिस टर्म एक्ट्स एज अ रिपल्सिव इंट्रैक्शन शो करती है, ठीक है। और देखो जैसे जैसे r का वैल्यू 0 होगा, ये टर्म का वैल्यू बढ़ता जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में है ना r, है ना। जैसे जैसे r की वैल्यू कम होगी, टोटल वैल्यू क्या आएगी, पूरी ज़्यादा होती चली जाएगी, और चीज़ें तो कांस्टेंट है ना। समझ में आई बात। तो इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू द ओरिजिन व्हेन एल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफेक्टिवली मॉडिफाई द पोटेंशियल सीन बाय द पार्टिकल। अब 2 पार्टिकल है ना, समझ में आई बात। अब यदि वो ज़्यादा पास आ गए, है ना, तो क्या होगा, एट r टेंड्स टू 0 ये पोटेंशियल टर्म जो है ना डोमिनेट करेगी, है ना। r टेंड्स टू 0 पे ये जो टर्म है ये क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, और पार्टिकल को क्या करेगी, दूर भगाने का काम करेगी, रिपल्सिव फॉर्म का काम करेगी। तो इसी वजह से पार्टिकल कोलैप्स नहीं होते हैं, समझ में आया। हमारे पास एटम है ना, और वो स्टेबल फॉर्म में तो मिलते हैं हमें जनरली, समझ में आया, या हमें 2 पार्टिकल का कोलिजन कराना है, ठीक है, समझ में आया बात। तो वो एक दूसरे के पास आते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इट प्रिवेंट्स द पार्टिकल फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू द ओरिजिन, ठीक है। जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बन गया है ना, अब 2 बॉन्ड बने हुए हैं ना, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया CO2 हो गया, समझ में आया। मैं एग्जाम्पल से कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल है वो कंबाइन हो गया एक्चुअल पोटेंशियल के साथ, है ना, समझ में आया। तो इफेक्टिव पोटेंशियल हमारे पास क्या था, ये तो था एक्चुअल पोटेंशियल, और ये हमारे पास l+1 अपॉन में 2 म्यू आर स्क्वायर, समझ में आई बात। और विच इज यूजुअली अट्रैक्टिव, ये तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है विद द रिपल्सिव सेंट्रीफ्यूगल टर्म, ये रिपल्सिव टर्म हो गई, ये अट्रैक्टिव टर्म हो गई। तो ये पूरा जो शेप होता है पोटेंशियल वेल का वो मॉडिफाइड हो जाता है, और यही शेप डिटरमाइन करता है क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स, है ना, R1 एंड R2। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स पे क्या होता है, जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, एंड द पार्टिकल इज क्लासिकली बाउंड बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब हम इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, या आपने यदि प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो आप समझ पाओगे, जब हमने डिफरेंट पोटेंशियल पढ़ा था, स्टेप पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम या क्वांटम टर्निंग वगैरह पढ़ा था। तो जब हमारे पास टोटल एनर्जी जो है ना पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाती है, देन वी गेट 2 पॉइंट्स R1 एंड R2, है ना। तो 2 रीजन मिलते हैं जहाँ पर पार्टिकल ट्रैप हो जाता है ना, समझ में आई बात, ठीक है, यानी बाउंड स्टेट में आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हम ग्राफ में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल के लिए बना हुआ है ना। तो देखो पोटेंशियल जो है पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव है ना। और ये पोटेंशियल क्या है हमारे पास, नेगेटिव पोटेंशियल है, आप देख सकते हो नेगेटिव ही बना हुआ है ना, समझ में आई बात। और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। अब इन दोनों से ही मुझे जो मॉडिफाइड इफेक्टिव पोटेंशियल मिला है, देखो इट हैज सम पॉजिटिव पार्ट एंड इट हैज सम नेगेटिव पार्ट, ठीक है। ये तो था हमारे पास, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, समझ में आई बात। तो ये हो गया मेरे पास। अब जो हमारे पास ये तो एनर्जी जो है पार्टिकल की बाउंड स्टेट में है, किसमें, बाउंड स्टेट में तो नेगेटिव होती है, तो टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पर इस पॉइंट पर यदि आप देखो तो
पोटेंशियल एनर्जी और इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है ना, और एट दिस डिस्टेंस R1 एंड R2 यही क्या है, क्लासिकल पॉइंट्स हैं, और इन्हीं के बीच में पार्टिकल क्या कर जाता है, ट्रैप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के पोटेंशियल मैंने आपको प्रीवियस भी, यदि आपको ध्यान हो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व जब पढ़ाया था मैंने, है ना, क्वांटम टनलिंग का केस था, तो उसमें आप समझ पाओगे कि ये किस तरीके से बनते हैं ना, वहाँ काफ़ी कुछ डिटेल में मैंने चीज़ें की है अबाउट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। समझ में आया? तो ये है, तो कंप्लीट स्टेशनरी वेव फंक्शन की यदि हम बात करें, है ना, वंस वी सोल्व द रेडियल इक्वेशन फॉर अ गिवन पोटेंशियल। अब देखो हम कम रेडियल इक्वेशन को कब सोल्व कर पाएंगे, जब हमारे पास गिवन पोटेंशियल होगा वी आर, है ना। तो जो हमारे पास रेडियल इक्वेशन है, रेडियल इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है ना। अब यदि हमें वी आर का वैल्यू पता है ना, तो इस वी आर का वैल्यू को हम पुट करने पर हम इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। इस पोटेंशियल का वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि हमारे पास स्क्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो जैसे हम कोलम्ब पोटेंशियल के वैल्यू यदि रखेंगे तो हमारे पास कोलम्ब हाइड्रोजन रेडियल वेव फंक्शन आएगा। ठीक है ना, तो कोलम्ब पोटेंशियल के लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या, कोलम्ब पोटेंशियल ही तो है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम कोलम्ब पोटेंशियल के लिए स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, रेडियल स्क्रोडिंगर इक्वेशन को। ठीक है ना, देन इट विल गिव द सॉल्यूशन। तो जब हम वंस वी सोल्व द रेडियल इक्वेशन फॉर गिवन पोटेंशियल, तो हमारे पास कंप्लीट स्टेशनरी वेव फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होगा रेडियल पार्ट का और एंगुलर पार्ट का। समझ में आए बात? ठीक है, तो ये है, तो ये ध्यान रखना। समझ में आए? स्फेरिकल हार्मोनिक्स मैंने आपको पढ़ाई है और रेडियल पार्ट। ठीक है, कोई डाउट है तो ये चीज़ें ध्यान रखना। बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल विद एन इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट dt इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें मान लो स्फीयर हमारे पास कोई है ना, तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में ना, ओरिजिन से मान लो मुझे ये dt वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, है ना, तो यहाँ सेंट्रल पोट या रेडियस होगी, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट में मुझे पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एलिमेंट। तो हम जानते हैं क्या होता है, यही तो होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। और यदि मैं सिंपली ये लिखूंगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट, ये होगा। ठीक है, तो एन फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन है ना, एन LML होगा मेरे पास, है ना, r थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होगी। नाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग द पार्टिकल इन अ थिन स्फेरिकल सेल बिटवीन R एंड R प्लस dr, तो ये तो देखो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इस वॉल्यूम एलिमेंट में। अब मुझे पता करना है कि R और ये क्या हो गया मेरे पास, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज करो dr। ठीक है ना, और ये टोटल रेडियस की होगी r प्लस dr। तो इस रेडियल डिस्टेंस में क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो पूरा लूंगा तो टोटल तो वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इस विद इन दिस रेडियस dr रेडियस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ना, है ना, तो मैं क्या करूँगा, थीटा और फाई पर इंटीग्रेट कर दूंगा, सिर्फ रेडियल पार्ट को रखूंगा। ठीक है, तो वी इंटीग्रेट ओवर ऑल पॉसिबल थीटा एंड फाई, तो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होगी वो देखो क्या होगी। ठीक है, तो सिंपली ये मेरे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, जिसको हम पोजिशनल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, है ना। सिंपली यदि मैं देखो ये लिखूंगा, है ना, तो ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई, है ना, और ये क्या आ गया मेरे पास, dr की मल्टीप्लाई करूंगा पोजिशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आई बात? ठीक है, वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करता है तो डेंसिटी लिखता है ना, समझ में। तो देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हम डी थीटा और डी टी हम के जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट r², है ना, साइन थीटा dr डी थीटा डी फाई। समझ में आया? तो देखो थीटा क्या होता है, 0 to पाई, तो देखो डी थीटा की वैल्यू मैंने साइन थीटा डी थीटा लिख लिया, है ना, समझ में आई बात। फाई क्या होता है, 0 to 2 पाई होता है, तो 0 to 2 पाई डी फाई लिख लिया। और वेव फंक्शन है ना हमारे पास, इसी को तो इंटीग्रेट करना है हमने, तो ये आ गया। समझ में आई बात? ठीक है, और r² और dr मैंने अलग रखा। इस dr पर इंटीग्रेशन मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे स्पेरिकल रेडियल प्रोबेबिलिटी जानना है ना। समझ में आया, विद इन रेडियस r प्लस dr। ठीक है, यदि रेडियल प्रोबेबिलिटी मुझे एट r डिस्टेंस जानना है कितनी होगी, तो मैं इंटीग्रेट कर लूँगा उसको भी। समझ में आई बात? तो देखो 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, तो ये तो पूरा साइन पर निर्भर कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ये मेरे पास इसमें थीटा और फाई दोनों होते हैं। अब देखो इस वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, रेडियल पार्ट और स्फेरिकल पार्ट और एंगुलर पार्ट में। तो देखो रेडियल पार्ट में ही लिखा, और ये मेरे पास स्फेरिकल पार्ट या एंगुलर पार्ट में ही लिखा। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट है तो देखो 0 to पाई साइन थीटा पर ये रहा, और 0 to 2 पाई, और ये मेरा एंगुलर पार्ट ये रहा। समझ में आई बात? तो यही स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो होता है ना, ये तो पूरा नॉर्मलाइज्ड होता है, हम जानते हैं,
है ना, समझ में आए। थीटा और फाई ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। तो नॉर्मलाइज्ड तो ये पूरा क्या होगा मेरे पास 1 होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन या स्फेरिकल हार्मोनिक्स, तो ये पूरा क्या आ गया 1 आ गया। तो सिंपल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या आ गया ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैंने एक तरीके से डराइव करके बता दिया, नहीं तो आपके दिमाग में सिंपल आना चाहिए, क्योंकि तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या है आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई तो है। अब मुझे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, एट किसके बीच में आर और आर प्लस डी आर कितनी होगी इन दोनों के बीच में। तो सिंपली मैं देखो क्या करूँगा, है ना, तो यही तो होगा। तो मैं रेडियल वेव फंक्शन ही लूँगा जब रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इंटीग्रेशन मुझे आर स्क्वायर डी आर पर करना है, इसके रेस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर डी आर होगा, समझ में आया। जिस तरीके से मुझे एजिमुथल प्रोबेबिलिटी एजिमुथल निकालना है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, है ना, इस वेव फंक्शन पर इंटीग्रेट कर दूंगा और सिंपली क्या लूँगा डी फाई लूँगा, समझ में आए बात। तो ये है, तो जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा मेरे पास वो सिंपली ये आ गया, ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस फंक्शन टेल्स अस हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रिगार्डलेस ऑफ एंगुलर पोजीशन, है ना। तो एंगुलर पोजीशन के रिगार्डलेस मुझे तो आर डिस्टेंस पे पता करना है प्रोबेबिलिटी का है। अब वो आर डिस्टेंस चाहे यहाँ हो, है ना, अब वो आर डिस्टेंस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, देखो थीटा तो बदल रहा है ना, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थीटा मुझे देखना है, समझ में आई बात। मैं कह दूँ भाई आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर 5 एंगस्ट्रोम पर एक पार्टिकल है, लेट अस अज्यूम। तो 5 एंगस्ट्रोम पे मैंने कह दिया आर इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रोम, यहाँ 5 एंगस्ट्रोम, ये 5 एंगस्ट्रोम, ये या ये, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एंगुलर पोजीशन, ठीक है। इफ इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू आर इज इक्वल टू ए, लेकिन मुझे ये पता करना है कि भाई 0 टू ए डिस्टेंस के बीच में बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 0 टू ए में इस रेडियल डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्या कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी 0 टू ए और ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास यू एन एल आर था, यू को हमने क्या लिखा था, यही तो लिखा था, है ना। तो इस फॉर्म में लिखना होगा, तो देखो ध्यान से स्क्वायर हो रहा है ना, तो सिंपली यू लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये है, ठीक है। तो दिस प्रूव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके काम आएगा, ठीक है। कोई डाउट है, आगे चलते हैं, बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन की। तो देखो नॉर्मलाइजेशन क्या बताता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमारे पास, है ना। बट यदि मेरे पास सपोज ये 1 होता है, ये इसी को तो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 टू 1 के बीच में लाई करती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है एनीवेयर इन स्पेस मस्ट बी 1, तो दिस लीड्स टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो 0 टू इन्फिनिटी में, है ना, आप देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। या मैं इसको न्यू रेडियल वेव फंक्शन में लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, यही होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का सिंपली मतलब यही है, टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशंस है जो वेव फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, समझ में आया, ठीक है, ये चीज़ है। बात करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। अब देखो द रेडियल वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ी हैं, है ना, तो जो हमें बताती है। सिंगल वैल्यूड, तो अब देखो वेव फंक्शन जब सिंगल वैल्यूड होगा, है ना, तो यानी प्रोबेबिलिटी की भी तो वैल्यू एक ही आएगी, है ना, सिंगल वैल्यू तो देगा प्रोबेबिलिटी का भी, क्योंकि वेव फंक्शन से तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पार्टिकल के होने की। तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, समझ में आया, वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि वेव फंक्शन फाइनाइट होगा प्रोबेबिलिटी भी फाइनाइट है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। तो वेव फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड स्मूथ एवरीवेयर, ठीक है। दूसरा, बिहेवियर एट आर इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन यही तो था, है ना। फिर मैंने क्या किया, हमने न्यू वेव फंक्शन को डिफाइन किया, इसको, ठीक है, समझ में आई बात। अब इस न्यू वेव फंक्शन को हमने इसलिए डिफाइन किया था, अब आपको क्लियर होगा कि हमने क्यों इसको इस तरीके से माना। देखो पहला पॉइंट तो ये था, ये मानने से हमारे पास 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर इक्वेशन में बदल गया था, है ना, 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर इक्वेशन में बदल गया, है ना, जिसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है भाई। 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास सिंपली यही तो होती है, यदि मैं लिखूँ यही तो आया था हमारे पास, यदि आप ध्यान से देखो, है ना, वी इफेक्टिव और u प्लस के 0। तो इसको सोल्व करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, हम काफ़ी बार इस चीज़ को सोल्व कर चुके हैं, ठीक है,
समझ में आई बात। तो एक तो मेन मकसद ये था इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने का। दूसरा देखो, बिहेवियर एट आर इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन होता है ना, आर एन एल जो होता है, ठीक है, वो आर की पावर एल है। एल क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो वो इस तरीके से बिहेव करता है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आया, तो यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हाइड्रोजन एटम में जब इसको हम पूरी तरीके से सोल्व करेंगे तो हम उस चीज़ों को वहाँ पर भी वहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि फिर दो चीज़ें दो बार हो जाएंगे, आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना ध्यान रखो, एट आर इज इक्वल टू 0 तो वेव फंक्शन जो होता है ना रेडियल, ये इस तरीके से बिहेव करता है, आर टू द पावर एल, ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने यहाँ स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, समझ में आया। तो एट आर इज इक्वल टू 0 हाउ रेडियल वेव फंक्शन बिहेव्स, तो 4 ऑप्शन देगा, आपको ये लगा के आना है, पहली तो बात है। दूसरा, एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर बाउंड स्टेट, तो बाउंड स्टेट में देखो क्या होगा, ठीक है। अब देखो हम इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। देखो जब मैं आर इज इक्वल टू 0 लूँगा ना, देखो बिहेवियर को यहाँ से समझ सकते हैं। जब आर इज इक्वल टू 0 लूँगा तो ये वेव फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है, पहली तो बात है। दूसरा, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब हम आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या हो गई, 0, यानी मैं कहूँ तो u 0 हो गया एक तरीके से, है ना। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाउंड स्टेट, क्या लिखा हुआ है, बाउंड स्टेट। तो बाउंड स्टेट का मतलब होता है पार्टिकल किसी रीजन में कन्फाइंड है, और आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लो या आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ले लो, पार्टिकल वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही है एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर बाउंड स्टेट, जो ये पूरी आर एन एल जो टर्म है ना, जिसको हम यू बोलते हैं, न्यू रेडियल वेव फंक्शन, इसलिए तो डिफाइन किया गया था, वो 0 होना चाहिए एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है ना, कोई डाउट है? नहीं तो यदि मैं इससे देखूंगा तो आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखोगे तो ये तो वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो बताएगा ही नहीं हमें पार्टिकल के बारे में। इसी वजह से न्यू वेव फंक्शन डिफाइन किया गया है ना, ताकि पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन हमें पता कर सके, ठीक है ना। तो एट इन्फिनिटी पार्टिकल होगा नहीं, बाउंड स्टेट में तो किसी रीजन में ही कन्फाइंड होगा, तो इन्फिनिटी वो वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पार्टिकल नहीं है, इसी वजह से ये डिफाइन किया, ठीक है। तो दो बस इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये आर एन एल जो होता है इट टेंड्स टू आर टू द पावर एल, है ना, जब आर की वैल्यू 0 होती है, और ये जो है ना, इट टेंड्स टू 0, है ना, या यू टेंड्स टू 0, कब, जब आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड, है ना, तो ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।